हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक है ईथर है, जो केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। ईथर शब्द हम बोलते हैं, तो जैसे ही बच्चों के दिलो दिमाग में ईथर का शब्द जाता है तो बच्चों को इसे समझ में नहीं आता कि आखिर है क्या चीज। मैं आपको बता दूं, पहले किसी भी टॉपिक्स केमिस्ट्री का हम बात करें तो पहले आपको उसकी बायोग्राफी यानी उसकी सामान्य जानकारी होना बहुत अत्यावश्यक है। ईथर जो हमारा होता है एक पानी की तरह एक पतला द्रव होता है और ये मीठी गंध वाला होता है। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज्वलनशील का मतलब है बहुत ही वाष्पशील, यानी अगर इसे खुला हुआ छोड़ दें हम तो डीजल पेट्रोल की तरह ये उड़ जाता है। और ज्वलनशील भी है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। जैसे डीजल पेट्रोल आग पकड़ता है उसी प्रकार से ये भी आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील हो गया, वाष्पशील हो गया और द्रव से पतला है, यानी द्रव से हल्का भी होता है ये। अब आप समझ गए होंगे कि ये हमारा ईथर क्या है। ईथर हमारा एक डीजल पेट्रोल के समान, केरोसिन के समान, मतलब ये हमारा एक द्रव होता है और इसको हम ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे हम डीजल पेट्रोल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा है, ठीक इसी प्रकार से हम जेट विमान जो होते हैं हमारे एरोप्लेन वाले, उनके अंदर हम ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। लेकिन इसके अब आप लोग इसके इंट्रोडक्शन के विषय में समझ गए होंगे कि ईथर होता क्या है। अब इसके बनाने की बात करो, अगर इसके बनाने की विधि की बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एल्किल समूह, क्या चीज, एल्किल समूह या एरिल समूह के बीच एक ऑक्सीजन परमाणु हो, मतलब एल्किल समूह और एरिल समूह के बीच में अगर एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो ऐसे कंपाउंडों को हम ईथर कहते हैं। लेकिन शायद इतनी बात से आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। अब बात आती है कि एल्किल समूह की बात क्या है और एरिल समूह क्या है। हम एक वर्ण में ही इसको समझ रहे हैं कि एल्किल समूह और एरिल समूह के बीच अगर एक ऑक्सीजन परमाणु है तो उससे बनने वाला जो कंपाउंड होता है उसे हम उसे मतलब कहते हैं ईथर कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है वह यौगिक जिनमें दो एल्किल समूह अथवा एरिल समूह के बीच एक ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है उसे हम यौगिक को ईथर कहते हैं। इसका सूत्र R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश होता है। इसका मतलब ये हुआ, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल यहां पर लिखे हैं। CH3O सिंगल बॉन्ड CH3 लिखा है। इसका मतलब ये है कि यहां बीच में देखो ये ऑक्सीजन परमाणु है, इधर हमारा एल्किल समूह CH3 जुड़ा है, इधर भी एल्किल समूह CH3 जुड़ा है। लेकिन आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि एल्किल समूह होता क्या है, लेकिन बहुत सरल होते हैं। मैं आपको बता दूं, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। यहां आप देखते हैं कि एल्केन होते हैं हमारे एल्किन। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा एल्किन क्या होता है, लेकिन यहाँ शॉर्ट में दिया है मैंने, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दें हम, जैसे हमारा एल्केन होता है CH4, ये मेथेन होता है, अगर इससे एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दें तो ये आपका रह जाता है CH3, तो ये समझो आप एल्किल समूह हमारा बन गया। इसी तरीके से दूसरा हमारा एल्केन का फॉर्मूला होता है C2H6, जिसका नाम होता है एथेन होता है। अगर इससे एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दें हम तो ये C2H5 एथिल बन जाता है। ऐसी तरीके से CH3H8 होता है, इससे एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दें तो C3H7 प्रोपिल हमारा एल्किल समूह बनना है। अब आती है एरिल समूह की बात आती है कि एरिल का मतलब होता है कि बेंजीन, यानी C6H6 होता है बेंजीन, C6H6। बेंजीन से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दें तो आपका C6H5 बनता है, यानी फेनिल बनता है। अब यहां पर इन सूत्रों से समझ में आ रहा होगा आप लोगों के कि ये हमारा बीच में ऑक्सीजन परमाणु है, इधर भी हमारा एल्किल समूह जुड़ा है और इधर भी एल्किल समूह जुड़ा है। इसका सूत्र ही यही होता है। जैसे मैं यहां बता दूं, जैसे R सिंगल बॉन्ड O R होता है, R डैश, इसको आप समझ लीजिए, बॉक्स में मैंने बंद कर दिया है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इस R का मतलब होता है रेडिकल। रेडिकल का मतलब है कि जहां पर एल्किल समूह, यानी इंग्लिश में रेडिकल भी बोलते हैं इसको, CH3 होता है, CH3 यहां जोड़ दीजिए। R डैश हमने क्यों लगाया, R डैश के स्थान पर हम एरिल समूह भी हम लगा सकते हैं। एरिल का मतलब बताया कि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है, उससे एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दीजिए और उसके स्थान पर हम देखिए यहां पर जुड़ा है, यहां पर देखिए C6H5 जुड़ा है। इसका मतलब है कि यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु हमको हटा दिया हमने यहां से, और
इस तरीके से ये डाई मेथिल ईथर बन रहा है और ये आपका बन रहा है डाई मेथिल ईथर और ये डाई एथिल ईथर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5 जुड़ा है। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ आपका एल्किल समूह जुड़ा हो और दूसरी तरफ आपका एरिल समूह जुड़ा हो, जैसे हमने यहाँ पर जुड़ा है CH3 सिंगल बॉन्ड O C6H5। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा एरिल समूह जुड़ा है और यहाँ पर एल्किल समूह जुड़ा है, तो ये असममित ईथर की पोजीशन में आते हैं। असममित का मतलब दोनों हमारे ग्रुप अलग अलग हो गए। अगर दोनों ग्रुप समान होते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं सममित ईथर बोलते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, डाई मेथिल ईथर का दिया है और ये डाई एथिल ईथर का दिया है। यहाँ पर हमने देखिए मेथिल एथिल ईथर हो जाता है, यहाँ पर आपका देखिए मेथिल फेनिल ईथर हो जाता है, यहाँ पर C6H5 को मेथिल बोलते हैं। और यहाँ पर ये देखा जाए, गुणों की बात की जाए तो ये हमारा जो ईथर होता है वो एक मीठी गंध वाला पतला द्रव होता है और अत्यधिक वाष्पशील और ज्वलनशील और पानी से हल्का। इसको सूंघने पर मूर्छा आ जाती है। मूर्छा का मतलब होता है कि व्यक्ति मतलब एक तरीके से बेहोश हो जाता है। निश्चेतक के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। किसके रूप में? निश्चेतक, यानी डॉक्टर लोग इसको हम निश्चेतक के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और इसका उपयोग की बात करें, ईंधन के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। वसा और तेल में एक ब्लैक के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। वसा और तेल, अब कुछ बच्चों की समझ में नहीं आ रहा होगा कि वसा तेल क्या मतलब क्या है। कि जैसे हम एक किवाड़ पर पेंट करने के लिए कोई भी वार्निश लाते हैं मान लीजिए, और उसमें गाढ़ी होती है बहुत, मतलब उसका गुण गाढ़ा होता है। उसमें अगर हम ईथर को थोड़ा सा मिला देंगे, घोल देंगे उसको, तो वो घोल करके उसको पतला बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईथर उसमें हमने डाला है तो एक ब्लैक के रूप में भी यूज हो रहा है। उसके बाद देखा गया ऐसे ही वसा के अंदर अगर कोई भी फैट्स है हमारी और उसमें हम डाल देंगे तो ये थोड़ा सा उसको पतला कर सकता है और ये ठंडक उत्पन्न करने के काम में भी आता है। तो आपने इस पर ईथर के विषय पर इंट्रोडक्शन आज पढ़ा, हम कैसे बनाना है और इसके रासायनिक गुण में कल पढ़ाऊंगा। आज इस पर आपने इंट्रोडक्शन समझा इसको, और शायद मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप कभी भी कोई भी बात नहीं समझ में आती तो कमेंट जरूर किया करो।